वेलकम बैक टू द डेली हिंदू एनालिसिस। बहुत दिन से मैंने द हिंदू एनालिसिस को नहीं डाला है क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसी कारण से। तो आज जो है वो थोड़ा सा मैं ओके हूँ, तो आज अपलोड कर रही हूँ जो भी इम्पोर्टेंट द हिंदू में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पब्लिश हुआ है आर्टिकल, वो सब हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो ये है कि चाइनीज़ ट्रूप्स स्टॉप ग्रेजियर्स इन दी लद्दाख। तो चाइनीज़ के जो ट्रूप्स लोग हैं उन्होंने ग्रेजियर्स को स्टॉप कर दिया, इंडियन ग्रेजियर्स को। कहाँ पे? लद्दाख में। ग्रेजियर्स क्या होता है? तो ग्रेजियर्स का मतलब होता है चरवाहा लोग। तो जो चरवाहा लोग हैं उनको लद्दाख में स्टॉप कर दिया गया है चाइनीज़ जो आर्मी है उनके द्वारा। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? तो डेमचोक है लद्दाख में एक एरिया, वहाँ पर इनको अगस्त 21 को स्टॉप कर दिया गया है और आज जो है इसके बारे में पब्लिश किया गया है। उसके बाद अगर ये जो न्यूज़ है हम लोग को बाद में पता चला कि डेमचौक के पास जो है हमारे जो भी ग्रेजियर्स हैं उनको स्टॉप कर दिया गया है। अब क्या होता है कि चाइनीज़ जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट पैदा कर देता है जिससे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होने लगता है। मतलब हम लोग चाहते हैं कि दोस्ती हो जाए, चाहते हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन चाइना जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण जो है वो रिलेशनशिप हमेशा ख़राब होते चला जाता है। हम लोगों ने देखा है कि हाल वो जो 2020 में एक इंसिडेंट हुआ था, गलवान वैली इंसिडेंट, जिसमें कि 20 इंडियन सोल्जर जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे चाइनीज़ सोल्जर थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण अभी तक हम लोग देखते हैं कि चाइना के साथ हमारा जो है रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से जो देखा जाए तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं कि न्यूज़ में बार बार आ रहा है कि इंडिया जो है वो चाहता है कि रिलेशनशिप ठीक हो, लेकिन चाइना जो है वो बार बार अपना कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देता है जिसके चलते क्या होता है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाता। हाल में चाइना ने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि अगर इंडिया को रिलेशनशिप ठीक करना होगा तो हमारे हिसाब से चलना होगा। तो ये सब स्टेटमेंट दे देता है या फिर कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग को पता है कि कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप में चल रही है। तो 3 जगह जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है, 3 जगह जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक तो है अक्साई चीन वाला जो वेस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पर जो 1570 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। सेकेंड सेंट्रल सेक्टर जो है 545 किलोमीटर का, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और थर्ड जो है यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश वाला, यहाँ पर जो है डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। किसके? इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। अब क्या है कि कहाँ पे, तो अक्साई चीन वाले रीजन में अगर हम लोग बात करें तो गलवान वैली हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, तो ये सब जो भी PP14 और PP15 है, ये एरिया जो है यहाँ पर चाइना और इंडिया को लेकर के हमेशा जो है विवाद बना ही रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद बहुत सारा और भी एरिया जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि ये वाला जो एरिया है जहाँ पे लद्दाख का जो डेमचोक वाला एरिया है जहाँ पे चाइनीज़ जो आर्मी है वो हमारे ग्रेजियर्स को स्टॉप कर दिए, तो जिसके कारण जो है ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो ये रोकी है तो इसके कारण वो ऐसा डिस्प्यूट देखने को नहीं मिल रहा है जो गलवान वैली पे हम लोगों ने इंसिडेंट देखा था, वैसा कोई इंसिडेंट देखने को नहीं मिला है। बस चाइनीज़ जो है वो स्टॉप कर दिया और इंडिया इसके रिगार्डिंग अभी कोई स्टेप्स लिया नहीं है। तो ये जो था वो बेसिकली इसी के बारे में ये पूरा न्यूज़ दिया हुआ था कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि इंडिया चाइना जो है वो अभी तक 16 राउंड मीटिंग कर चुका है। ठीक है, सीनियर कमांडर्स लोग सब साथ में मीटिंग कर चुके हैं ताकि जो है वो जो डिसंगेजमेंट ये लोगों के बीच में किया जा सके, जो भी जहाँ पर लड़ाई वगैरह विवाद चल रहा है उसमें थोड़ा डिसंगेजमेंट किया जा सके। बहुत सारे जगह पे किया भी गया है, जैसे हॉट स्प्रिंग एरिया हो गया, PP15 हो गया, ये सब एरिया पे थोड़ा सा डिसंगेजमेंट किया भी गया है। लेकिन बहुत सारा जगह है जहाँ पे अभी भी डिसंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे ईस्टर्न लद्दाख हो गया, फिर डेपसांग हो गया, डेमचौक वाला एरिया हो गया। ये सब सिर्फ चाइनीज़ ही के कारण हो रहा है क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहे हैं। अभी डेमचौक वाले एरिया पे हमारे जितने भी चरवाहा लोग थे उनको रोक दिए ये, और बोले कि ये जो एरिया है वो मेरा है, वहाँ से ये लोग नहीं जा सकते। तो ये सब टाइप का अगर कुछ हरकत रहेगा इनका तो इंडिया और चाइना का रिलेशन जो है वो आने वाले दिनों में और ख़राब होता हुआ दिखेगा। तो ये पूरे आर्टिकल में इतना ही बताया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है कि वायलेंट क्राइम्स बैक टू प्री पेंडेमिक लेवल्स। अब क्या होता है कि प्री पेंडेमिक लेवल हम लोग देखते हैं कि कोविड जब आया था
ठीक है। तो 2020 में कोविड आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जितना भी क्राइम है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोविड के समय पूरा लॉकडाउन लग गया था, तो सब लोग तो घर ही बैठे थे, तो क्राइम में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ 2021 में, तो क्राइम जो है वो फिर से बढ़ने लगा। ठीक है। जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग जो क्राइम था वो डिक्लाइन हुआ था 2020 में ड्यू टू कोविड से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस हुआ उसके कारण जो था इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन 2021 में 1.49 लाख जो है केसेस अभी रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हायर है 1.48 से। ठीक है, 2019 से। इसी के रिगार्डिंग जो है वो पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पे मर्डर इतना ज़्यादा हुआ था 2019 में, इतना मर्डर हुआ, इतना रेप हुआ, इतना किडनैपिंग हुआ। ठीक है, और 2021 में हुआ। इसी को कंपेयर किया जा रहा है, मतलब 2019 से 2021 में कितना बढ़ा है उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, उसी के रिगार्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारा केसेस जो है वो दर्ज किया गया है 2021 का अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा केसेस जो है वो 2020 से मतलब कि बढ़ करके इसमें ये किया गया है। उसके बाद जो है अदर ओवरऑल देखें अगर हम लोग क्राइम्स 2021 का, तो वो हायर है 2019 से। ठीक है, कोविड रिलेटेड वायलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है। उसके बाद जो है इसके रिगार्डिंग एक और आर्टिकल जो है सेम टू सेम इसी के बारे में बताया गया कि वायलेंट जैसे क्राइम हो गया, रेप हो गया, किडनैपिंग हो गया, चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो भी क्राइम किया जाता है, फिर रॉबर्स हो गया, ये सब जो है इंडिया में रजिस्टर किया गया है 2021 में, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग कोविड के बाद की बात करें तो 2020 के बाद की बात करें तो मर्डर जो है 2020 में भी कमा नहीं था। ठीक है, और वो 2021 में और बढ़ गया। ऐसा जो है कहाँ कैसे हम लोग को पता चला कि ये इंक्रीज हुआ है, तो एक रिकॉर्ड आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसके द्वारा जो है एक रिकॉर्ड बनाया गया, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट देखने को मिला है क्राइम में। पहले से अगर देखें तो अभी और इंक्रीमेंट देखने को मिला, और इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर देखें तो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड रेप केस का अगर हम लोग बात करें तो 2020 में 28,000 समथिंग था, और 2021 में वही 31,000 समथिंग हो गया। ठीक है, 2019 का बात करें तो 2019 में 32,000 था, तो जितना 2019 में था उतना ही जो है वो 2021 में हो गया। तो कोविड के पहले जितना था क्राइम हो रहा था उतना ही जो है अब होने लग गया है। 2021 में क्राइम होने लगा है। कोविड के समय थोड़ा सा कमा था, लेकिन वापस से सब कुछ जो है वो सेम जैसा था वैसा देखने को मिल रहा है। केसेस जो भी रिलेटेड है किडनैपिंग से, अबडक्शन से, ये सब जो है 2020 में कमे थे। ठीक है, 2019 में 1 लाख समथिंग थे, 2020 में 84,000 समथिंग हो गए, अब 2021 में वापस से 1 लाख समथिंग हो गए। तो मर्डर केसेस ये सब जो है वो इंक्रीज कर रहा है, हर दिन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। क्राइम रेट जो है वो जो है वो डिक्रीज किया था 2020 में, अब देखने को मिल रहा है कि 2021 में वापस इंक्रीज किया है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है उसी के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि कैसे जो है वो कोविड-19 के समय में सब कुछ जो है वो कमा था, लेकिन कोविड-19 जैसे ही ख़त्म हुआ वापस से कंडीशन जो है वो पहले की तरह हो गया, वह कोई भी सुधार नहीं है। अब इसमें जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग को पढ़ना है, क्या है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है। एनसीआरबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसको सेटअप किया गया था 1986 में। ये जो है किसके अंडर में आता है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, और ये जो है क्राइम और क्रिमिनल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, ये जो है किसके रिकमेंडेशन पर सेट हुआ था, तो ये जो है नेशनल पुलिस कमीशंस है उसके रिकमेंडेशन और MHA टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। ठीक है, ये जो है ब्रिंग आउट करता है एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिक ऑफ क्राइम अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में जो है एनुअली एक स्टैटिस्टिक बनाता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोग को जो होता है क्या क्राइम हुआ है इंडिया में उसका एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि क्राइम जो है वो कमा है, घटा है, बढ़ा है, ये सब जो है हम लोग को पता चलता है। ठीक है, ये जो है 1953 से अभी तक जो है ये पब्लिश कर रहा है, एक क्रूशियल टूल के रूप में जो है ये एक परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने देख लिया जो भी इम्पोर्टेंट है एनसीआरबी के बारे में। एक और आर्टिकल है जो इसी से रिलेटेड है, जो हिंदू में जो है वो छपा है, क्या है, दिल्ली मोस्ट अनसेफ मेट्रो फॉर वुमेन। तो दिल्ली के बारे में दिया हुआ है, यही जो अभी
एनसीआरबी का रिपोर्ट आया, उससे हम लोग को पता चला है कि जो दिल्ली है, दिल्ली जो है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। दिल्ली जो है मोस्ट अनसेफ मेट्रो फॉर वुमेंस है, वुमेंस लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है यही जो मेट्रो है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि वुमेंस के रिगार्डिंग जो है वो देखने को मिल रहा है, क्राइम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 19 टोटल जो है वो मेट्रोपॉलिटिकन सिटीज़ है, जिसमें कि रेप्स वगैरह के चांसेस जो है वो लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये जो रिपोर्ट है एनआरसीबी के द्वारा लाया गया है। अब जो है दिल्ली जो ये सारे जितने भी सिटीज़ हैं इसमें टॉप की है वुमेंस के रिगार्डिंग जो भी क्राइम होता है मेट्रोपॉलिटिकन सिटीज़ में, उसके रिगार्डिंग ये जो है वो टॉप की है। 2021 में जो है क्राइम्स वुमेंस के रिगार्डिंग 40% ज़्यादा जो है वो रजिस्टर किया गया प्रीवियस ईयर से। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो क्राइम दिल्ली में बढ़ गया वुमेंस के रिगार्डिंग। अब उसके बाद जो है यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है डेटा दिया हुआ है कि क्राइम्स कैसे कैसे बढ़ा था। 2019 में 7000 समथिंग जो था वो क्राइम था जो कि वुमेंस लोग फेस कर रही थी, ठीक है। उसके बाद 2020 आता है, 2020 आता है तो क्या होता है कि 2020 में 5000 समथिंग हो जाता है, कुछ घटाव देखने को मिलता है कोविड-19 के कारण। उसके बाद 2021 आता है जिससे क्या होता है कि 2021 में वापस से देखने को मिलता है कि 7000 समथिंग जो है वो चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो 2019 में 12000 कुछ था, फिर 2020 में कमाल 9000 कुछ हुआ, फिर 2021 में 13000 हो गया। तो देखने को मिला कि 2021 में वापस से बढ़ गया, जो कोविड के कारण घटा था वापस से बढ़ गया। अब वापस ऐसे ही दिया हुआ है एल्डरली पीपल लोगों के बारे में दिया हुआ है कि 2019 में 1000 था, फिर 2020 में 900 कुछ था, 2021 में वापस से 1000 से ज़्यादा बढ़ गया। तो ये जो है बढ़ते हुए देखने को मिला। फिर साइबर क्राइम जो 2019 में 107 केसेस था, 2020 में 166 केसेस था, 2021 में 345 केसेस था। तो 2021 में देखने को मिला कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। टोटल आईपीसी क्राइम का अगर हम लोग बात करें तो 2019 में 29,000 समथिंग था, ठीक है। 2020 में 24,000 समथिंग था और 2021 में 28,000 समथिंग। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं देखने को मिले। उसके बाद जो है ये क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अगेंस्ट चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें कि कैटेगरी जो है वो बहुत सारा कैटेगरी था। जैसे कि ये हो गया वुमेंस के रिगार्डिंग देखा गया, फिर जो बूढ़े लोगों हैं उनके रिगार्डिंग जो भी क्राइम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया। फिर जो भी कैटेगरी में हम लोगों ने देख लिया, सीनियर हो गए, वुमेंस हो गए, उसके बाद चिल्ड्रंस हो गए, तो ये सबको पूरा कैटेगराइज किया गया। तो दिल्ली जो है वो टॉप की है सारे कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जो है दिल्ली जो है वो टॉप पे है वुमेंस के कैटेगरी में भी, ठीक है। तो यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो दर्ज किया गया है। जो भी हस्बैंड होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो वुमेंस पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारा रिपोर्ट जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये सब देखने को मिला। अराउंड 95% जो क्राइम होते हैं वुमेंस के अगेंस्ट वो उनके रिलेटिव्स के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोगों को पता चला इस एनसीआरबी रिपोर्ट से। तो ये सब हम लोग अपने राइटिंग्स में यूज कर सकते हैं। एनसीआरबी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये है कि माइनॉरिटी स्टेटस प्ली गवर्नमेंट 6 टाइम। तो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ टाइम मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये पूरा मुद्दा क्या है तो उसको हम लोग समझते हैं। क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होता है जहाँ पे जो पीपल है वो माइनॉरिटी में रहते हैं। माइनॉरिटी का मतलब हुआ कि कम संख्या में रहने वाले। जैसे कि 10 ऐसा स्टेट्स है जिसमें कि बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी है लोगों का। जैसे कि एग्जांपल में नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो ये सब जगह जो है वो हिंदू लोग जो है वो बहुत ही माइनॉरिटी में, बहुत कम संख्या में हैं। तो ये लोग जो है वो अपना इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि एडुकेशन का इस्टेब्लिशमेंट, ये सब को इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये लोग माइनॉरिटी हैं, ताकि जो भी बेनिफिट्स है ये लोग उसके बेनिफिट्स के हिसाब से मतलब उनको बेनिफिट्स मिल सके और वो बेनिफिट का यूज करके ये लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो उसी के रिगार्डिंग जो है इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज आया है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो बोली है सुप्रीम कोर्ट से कि कुछ टाइम चाहिए उसको ताकि जो है ये लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस दे सके।
तो फर्दर पहले जो था वो क्या बोली थी, क्या सेंटर जो है वो 25 मार्च को बोली थी कि जो सेंटर और स्टेट है वो दोनों जो है उसके पास पावर है कि वो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपना ये मतलब कि इसके रिगार्डिंग दोनों को ही अपना जो है डिसीजन ले सकता है। ऐसा जो है वो सेंटर स्टेट दोनों के पास ये पावर है, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी का नोटिफिकेशंस है वो कॉन्करेंट पावर के अंडर में आता है। कॉन्करेंट पावर का मतलब हो गया कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है कि इसके रिगार्डिंग जो है वो डिसीजन ले सके, ठीक है। तो अगर जिसको भी माइनॉरिटी बनाना है, जो भी स्टेट को माइनॉरिटी बनाना है या जो भी पर्टिकुलर प्लेस को माइनॉरिटी स्टेटस देना है, तो उसके रिगार्डिंग स्टेट भी जो है वो डिसीजन ले सकती है। लेकिन 2 महीने बाद क्या हुआ कि वो जो सेंटर है वो पूरी तरह पलट गई और बोली कि सेंटर जो है वो अलोन जो है इस चीज़ का पावर रखता है कि किसको माइनॉरिटी कमेटी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीज़ देखने को मिला है कि बहुत सारा जो है वो सेंटर अभी टाइम ले रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस किसको देना है किसको नहीं देना है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये पूरा न्यूज़ आया हुआ है। उसके बाद जो है ये माइनॉरिटी किसके अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है उसके अंडर में ये आता है। और ये जो है आने वाले दिनों में और हम लोग न्यूज़ में देखेंगे तो अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IAEA टीम जो है हेड्स टू ज़ैपोरिज़िया प्लांट, ठीक है। तो ये जो है एक टीम है UN न्यूक्लियर वॉचडॉग, ठीक है, जो कि मंडे को यूक्रेन पहुंच गई है। यूक्रेन क्यों पहुंची है, तो यूक्रेन में एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम है ज़ैपोरिज़िया प्लांट, ठीक है। तो ज़ैपोरिज़िया प्लांट जो है उसके पास जो है ये न्यूक्लियर प्लांट, ये जो मतलब कि जो वॉचडॉग है UN न्यूक्लियर वॉचडॉग है जो है टीम है वो पहुंच गई है वहाँ पे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो प्लांट है न्यूक्लियर प्लांट जो है ये यूक्रेन में है और इस पे जो है हमला कर सकता है रशिया। अगर इस पे हमला करता है रशिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा यूक्रेन को और बहुत सारे देश को, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर इस पे रशिया का थोड़ा सा भी कुछ आता है, कुछ भी हमला होता है, तो उससे क्या होगा कि जो भी पार्टिकुलर एरिया है वो पूरा हार्म हो जाएगा और बहुत टाइम तक ये जो है बंजार मतलब कि पूरा बंजार रह जाएगा, यहाँ पे कोई एकदम सूखा पड़ जाएगा और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एक तरह का मतलब बॉम्बार्डिंग हो जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ये जो है UN की ये जो टीम है वो पहुँची है। ये जो टीम है वो इसके रिगार्डिंग पूरा जाँच करेगी और जो है बताएगी कि मतलब कि यहाँ पर रशिया को नहीं करना है। अगर ऐसा करेगी तो बहुत ज़्यादा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है इसके रिगार्डिंग। तो उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए वो जो है वहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है। तो ये जो है इस पूरे आर्टिकल में इसी के रिगार्डिंग दिया गया है कि वो जो टीम है उन्होंने बोला है कि प्रोटेक्शन ज़रूरी है, सिक्योरिटी ज़रूरी है, सेफ़ रखने के लिए यूक्रेन का जो भी ये न्यूक्लियर है उसको सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूक्रेन का और यूरोप का बिगेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ठीक है। और ये जो है उनके डायरेक्टर जो है, ये जो टीम गया है उसके डायरेक्टर उन्होंने ये बताया है इसके बारे में। उसके बाद जी ये टीम जो है वो इंस्पेक्टर्स करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में मतलब कि बहुत कुछ बोलती है और जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसका जो एक्टिविटीज़ हो रहा है रशिया के द्वारा उसको देखा जाए और डिटरमाइन किया जाए कि ये जो भी उसके द्वारा फंक्शन हो रहा है उसको कोई भी नुकसान जो है ये वाला न्यूक्लियर प्लांट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, उसका सेफगार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरे देश को भी प्रॉब्लम हो सकती है और यूक्रेन को तो होगा ही होगा। यूक्रेन जो है अगर ये थोड़ा सा भी इसमें से थोड़ा सा भी गैस वगैरह निकलता है, थोड़ा सा भी इसको हार्म होता है तो क्या होगा, यूक्रेन जो है उसका ये जो न्यूक्लियर है वो पूरी तरह फट जाएगा और पूरा जो है वहाँ पर का एरिया और अगल बगल का जो भी देश वगैरह है वो सबको इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है जिसके रिगार्डिंग जो है ये सब जो है पूरा न्यूज़ आया है। अब उसके बाद जो है ये बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकता है ये न्यूक्लियर के कारण, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा डर है, डिजास्टर हो सकता है पूरी की पूरी तरह, क्योंकि पहले भी ऐसा डिजास्टर हो चुका है जिसके रिगार्डिंग जो है हम लोगों ने पहले भी कवर अप कर चुका है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी डिजास्टर होता है तो अगल बगल का जो भी एरिया है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर है कई सालों तक, 2-3 सालों 4-5 सालों तक या फिर 10 सालों तक भी ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर कुछ भी अनाज नहीं हो सकता, कोई आदमी जन्म नहीं लेता, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सब देखने को मिल सकता है, इसीलिए जो है IAEA जो है टीम वो गई है वहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन करने के लिए, अच्छे तरीके से जांच करने के लिए, जो भी फिजिकल डैमेज वगैरह होने के चांसेस है वो सबको सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए जो है वहाँ पे गई है। उसके बाद ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको जो है हम लोग वर्ल्ड्स का एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन यूनाइटेड नेशंस फैमिली के अंडर में आता है। ये एक इंटरनेशनल सेंटर है फॉर द कॉरपोरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। उसके बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1957 में हुआ था, ताकि जो भी इंस्पेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो भी डिस्कवरीज होते हैं, डाइवर्स होते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, उसके बारे में ये रिस्पांस दे सके। अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो वीना ऑस्ट्रिया में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये एजेंसी जो है वो बहुत सारे स्टेट्स मेंबर के साथ मिल करके, बहुत सारा मल्टीपल पार्टनर जो वर्ल्ड वाइड में है वो सब के साथ मिल करके प्रमोट करती है सेफ को, सिक्योर को और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्योंकि न्यूक्लियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी छेड़छानी हुआ तो पूरा बर्बाद हो सकता है। तो उसका जो है सेफ गार्ड को देखने का काम इस एजेंसी का है, इसलिए इस एजेंसी को बनाया गया है। 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। क्यों मिला था? इसके काम के लिए मिला था, क्योंकि ये सेफ़ और पीसफुल वर्ल्ड बनाती है। इसका फंक्शन क्या है, तो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिपोर्ट करती है एनुअली, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के लिए। उसके बाद जो है इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। ये एक पिक्चर आया हुआ था जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो है एक एलिफेंट को बचाया गया है, ठीक है, छोटा सा एलिफेंट है, इसको बचाया गया कहाँ पे, तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में, उसमें इसको बचाया गया। तो ये जो है आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पॉर्टेंट है मुदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली भी बहुत न्यूज़ में रहा है। अब मुदुमलाई जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है, ठीक है, हम लोगों को पता है कि न्यूज़ में रहा है। उसके बाद इसका लोकेशन कहाँ है, तो इसका लोकेशन अगर हम लोग बात करें तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु का स्टेट है, वहाँ पे नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर जो है ये सिचुएटेड है, ठीक है। वहाँ पर जो है क्या, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु जो ट्राई जंक्शन है वहीं पे ये लोकेटेड है। मुदुमलाई जो है वहीं पे ये लोकेटेड है। उसके बाद जो ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का। और जो है इसके बारे में अगर हम लोग और पढ़े तो द नेम मुदुमलाई मीन्स होता है एंशियंट हिल रेंज। मुदुमलाई जो नाम पड़ा है उसका मतलब होता है एंशियंट हिल रेंज, ठीक है, क्योंकि ये 65 मिलियन ओल्ड है, ठीक है, 65 मिलियन ईयर ओल्ड है। उसके बाद जब इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात करें तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्लोरा फाउना के लिए। फ्लोरा के लिए कैसे, तो रिजर्व हैज ऑल ग्रासेस कॉमनली रिफर्स टू एज एलिफेंट ग्रास। तो इसके पास सारा ग्रासेस है, कॉमनली जो है उसको एलिफेंट ग्रास कहते हैं। फिर बाम्बू ट्री वगैरह सब कुछ है, रोजवुड वगैरह देखने को यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे स्पेसीज़ भी यहाँ पे फाउंडेड करे जाएंगे एंडेमिक फ्लोरा के। फिर फाउना का अगर हम लोग बात करें तो फ्लैगशिप स्पेसीज है, टाइगर है, एशियन एलिफेंट है। अदर स्पेसीज का बात करें हम लोग तो इंडियन गॉड, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, फिर मलाबार जियांट स्क्विरल, वाइल्ड डॉग, ये सब को जंगल कैट, ये सब यहाँ पे मिलेगा। फिर बर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये रिजर्व जो है वो मोर देन 260 स्पेसीज ऑफ बर्ड जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। 8% ऑफ बर्ड स्पेसीज जो है इंडिया का वो यहाँ मुदुमलाई में पाया जाता है। These included rare birds like मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, मलाबार पियर्ड हॉर्नबिल, ये सब जो है यहाँ पाया जाता है। अदर टाइगर रिजर्व का बात करें तमिलनाडु में तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी यहीं है। कालाकंद मुदनथुराई टाइगर रिजर्व भी यहीं है। फिर सत्यामंगालम टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। फिर अगर हम लोग कालाकंद मुदनथुराई टाइगर रिजर्व का बात करें तो ये भी जो है तमिलनाडु में ही है। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वहाँ पे ये लाई करता है, वहीं पे ये है। वेजिटेशन टाइप ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट टू ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद जो है इसको डिक्लेयर किया गया था नेशंस का पहला टाइगर सेंचुरी ड्यूरिंग 1962। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो हम लोग पढ़ रहे थे मुदुमलाई डिस्ट्रिक्ट के, मुदुमलाई जो हमारा टाइगर रिजर्व है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमको उसका लोकेशन भी पता चल गया कि तमिलनाडु के नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है, नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में इसको ये मतलब कि लोकेटेड है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट एक है, आमिर फ्लोर्स पार्क ओपन टू स्टार्टिंग ट्रेड विद द इंडिया। क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बात हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बात हो रहा है। हम लोगों ने देखा है रिसेंटली न्यूज़ में है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग जो है नरेंद्र सिंह मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मतलब कि अपना दुख दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि ये क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनका नेबरिंग कंट्री है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत कंसर्न दिखाते हुए बोला है। बहुत ज़्यादा उनको बुरा लग रहा है इसके रिगार्डिंग, ये पूरा जो है वो न्यूज़ आया है। और पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत सारा फैमिली जो है, बहुत सारा तो सबको इंजरीज हुआ है, नेचुरल क्लाइमेटिक है, तो इसके कारण जो है वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। बहुत सारा फाइनेंशियल कंडीशन तो पहले फेस किया ही जा रहा था, फाइनेंस क्राइसिस जो है पाकिस्तान के द्वारा, अब जो है वो फिजिकली क्लाइमेट जो है उसके कारण भी ये सब प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो ये न्यूज़ में है, और ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है वो ट्रेड देखने को मिले, इसलिए ये पूरा न्यूज़ आया है। हो सकता है क्योंकि ये 4 साल 3 साल से जो है वो बैन है, ठीक है, 3 साल से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है उसको बैन किया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि अब जो ये ट्रेड को ओपन किया जाए ताकि पाकिस्तान को भी थोड़ा रिलीफ मिले और इंडिया को भी कुछ फ़ायदा हो। उसके बाद नेक्स्ट है फार्मा बॉडीज़ न्यू एप्स टू ईज बिजनेस ऑपरेशंस। अब क्या है कि नेशनल जो फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी है वो बहुत सारा काम कर रही है ताकि जो इस सेक्टर में है उसमें बहुत सारा फैसिलिटी को लाया जाए। हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया है सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मंडे को, ठीक है, उन्होंने बताया कि बहुत सारा ऐप लाया जा रहा है ताकि जो ये फार्मा जो बिजनेस है उसके ऑपरेशंस में थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो बहुत सारा इनोवेशन जो है उसको कंडक्ट किया जा रहा है ताकि जो गोल है गुड हेल्थ का और वेल बीइंग ऑफ द पीपल का उसको फुलफ़िल किया जा सके। अब जो ऐप है वो कौन कौन सा है, तो एक है फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, दूसरा है फार्मा सही दाम 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन जिसको कि लॉन्च किया गया है। अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन जिसको लॉन्च किया गया है इसका क्या फ़ायदा है, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब ऐप है जो कि बनाया गया है इसीलिए ताकि जो है ये हेल्प कर सके, इस जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसको हेल्प कर सके, प्रमोट कर सके बिजनेस को, और बिजनेस को जो है वो और आसान बना सके। ऐसा कैसे होगा, तो इसमें जो है वो सिंगल विंडो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो फॉर्म है वो एक ही जगह पे सबमिट किया जा सके अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। तो पहले क्या था कि फॉर्म को भरने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था, तो अब सिंगल विंडो जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो एक ही जगह पे सब कुछ हो जाएगा। अब फार्मा सही दाम जो 2.0 है ऐप, वो जो है अपडेट किया है बहुत सारा फीचर जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, अवेलेबिलिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश, शेयर बटन एंड मेडिसिन बुक मार्किंग। तो ये सब जो है वो फ़ायदा जो है देखने को मिलेगा किसको, तो ये जो फार्मा में है सेक्टर पर्टिकुलर उसको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये सब जो नया जो ऐप आया है उससे जो फैसिलिटी जो है वो सब प्रोवाइड जो मिलेगा वो सब फ़ायदा जो है इस सेक्टर को देखने को मिलेगा। अभी जो वर्जन आया है फार्मा सही दाम का, तो इससे जो है इसमें फैसिलिटी और भी प्रोवाइड किया गया है। इसमें जो है वो कंप्लेन कंज्यूमर्स अपना डाल सकते हैं, जो भी इस रिगार्डिंग होगा, जो भी इस मेडिसिन के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लेन होगा वो डाल सकते हैं और एक कंप्लेन पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत सही चीज़ किया गया है। तो ये सब जो है 2 ऐप के बारे में बताया गया था जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्लोबल हेल्थ के लिए, ठीक है। इसका जो मेडिसिन होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लोगों को, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो अगर हम लोग इंडिया फार्मा सेक्टर के बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस सेक्टर में, और उसके बाद जो है इसको कंसीडर किया जाता है फार्मेसी टू द वर्ल्ड। इट इज़ लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनेरिक ड्रग ग्लोबली। जेनेरिक जो ड्रग होता है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। इंडियन का जो इस इंडस्ट्री है वो 50% ग्लोबल डिमांड को फुलफ़िल करता है, ठीक है, बहुत सारे वैक्सीन का, और 40% जेनेरिक डिमांड को फुलफ़िल करता है यूएस में, और 25% जो है यूके में मेडिसिन जो है इसका इंडियन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रेजेंटली जो है ओवर 80% ड्रग जो है वो यूज किया जा रहा है एड्स को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया का,
ठीक है, जो कि सप्लाई किया जा रहा है इंडियन के द्वारा ही, इंडियन का जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स है उसके द्वारा जो है सप्लाई किया जा रहा है। अगर इकोनॉमिक में शेयर का बात करें तो इंडियन का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा शेयर कर रहा है, कितना, तो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1.5% टू द जीडीपी डायरेक्टली विथ अनदर 3% कमिंग इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली 3% और डायरेक्टली 1.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। उसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोर देन $10 बिलियन जो है एनुअली ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न भी कर रहा है। उसके बाद इसका प्रोग्रेस भी हो रहा है ग्लोबल शेयर में। 1969 में इंडिया का जो शेयर था वो 5% था, ठीक है। उसके बाद फिर वो बढ़ते चला गया और बढ़ते हुए अब 95% हो गया ग्लोबली। उसके बाद 2020 का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो फार्मा है वो ऑलमोस्ट 85% शेयर कर रहा है इंडियन में और 15% पूरा ग्लोबली जो है वो शेयर कर रहा है। इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 20% बाय द वैल्यू ऑफ ग्लोबल जेनरिक मार्केट विद द इंडियन प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग ओवर 40% ऑफ यूएस ड्रग्स। अब चैलेंजेस क्या क्या है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो चैलेंजेस है कॉम्प्लेक्स ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। अब जो ड्रग्स है उसको डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये एक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद लो R&D एक्सपेंडिचर्स है, मतलब कि इंडिया का जो करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को वो अभी तक लो है, एट लेस देन 1% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो बहुत ज़्यादा कम है, तो वो भी एक प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। फिर फंडिंग का लैक है, बहुत ज़्यादा फंडिंग जो है वो बहुत कम है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। फिर हेवी डिपेंडेंस ऑन चाइना, हम लोग का जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कहाँ, चाइना पे, हाई क्वालिटी मेडिसिन के लिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो चाइना पे। इंडिया का जो ड्रग मेकर्स इम्पोर्ट्स है अराउंड 70% ऑफ देयर टोटल बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट फ्रॉम चाइना, तो 70% चाइना पे डिपेंड है। फिर प्राइस कैपिंग जो है, इंडिया का जो ये इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहा है दोनों साइड से, गवर्नमेंट से और सिविल सोसाइटी पे, जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए मोर एफोर्डेबल फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो मतलब कम दाम में बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसको बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो ये कम दाम नहीं कर पा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। मेडिसिन का प्राइस इंडिया में जो है वो पूरे वर्ल्ड से अगर हम लोग देखें तो कम ही है, लेकिन फिर भी जो है वो गवर्नमेंट चाहती है कि और कम हो, तो इतना कम करने में नहीं बन रहा, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। अब क्या वे फॉरवर्ड है, तो इंक्रीज करना चाहिए हमें वैल्यू ऑफ शेयर इन द ग्लोबल बास्केट। ग्लोबली जो है हमारा वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, जो जिसके कारण जो है रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। फिर बूस्टिंग R&D इन्वेस्टमेंट जो है उसको थोड़ा बूस्टअप करना चाहिए। स्टडी जो है वो सजेस्ट करती है कि 1% इंक्रीज जो है वो R&D इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए, ताकि जो है जिससे कि थोड़ा सा आउटपुट में राइज हो बिटवीन 0.05 से लेकर के 0.15%। उसके बाद जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स लाना चाहिए ताकि जो है प्रमोट किया जा सके जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और जो भी अदर मेडिकल डिवाइसेस है वो सब को लेकर के जो है वो थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। उसके बाद बेटर ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जो है उसको लाना चाहिए ताकि जो है ये सब जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो सब देखने को ना मिले और जल्दी से जल्दी जो है इसमें डेवलपमेंट देखने को मिले। Developing new drugs cost money and government need to provide the condition for the sufficient profits for the investment in the new molecules while holding firms accountable for producing new drugs for India and the world। तो मतलब यही सब रिगार्डिंग जो है वो दिया हुआ है कि क्या क्या चैलेंजेस है। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये पूरे आर्टिकल को कवर कर लिया, जो जो करंट स्टेटस था वो हम लोगों ने देख लिया और उसको स्टैटिक्स पार्ट से जोड़ करके भी हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हिंदू पढ़ने का हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोग इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यूज कर सके। सिर्फ ऊपर से अगर हम लोग न्यूज़ को कवर कर लेंगे तो वो मतलब कि कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोगों को द हिंदू अगर अच्छे तरीके से कवर अप करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग द हिंदू पढ़ें, उसका जो न्यूज़ है वो पढ़े, उसमें हाईलाइट करें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बाद जो है उस टॉपिक के बारे में पढ़े, उसको कॉपी में लिखा और याद करें, क्योंकि तभी जा कर के हमारा जो हिंदू जो पढ़ना है वो सफल होगा, नहीं तो ऐसे बेकार हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।